ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली। बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वेरी वेरी फैंटास्टिक चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत डिटेल में जो है वो आपको आने वाले 8-10 लेक्चर्स के बाद पढ़ाया जाएगा। अभी पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन है, जो कि बहुत ही इजी लेवल का है, इजी लेवल का। और इसको नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड्स चैप्टर कहा जाता है, द इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है ये इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन वहां भी जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हो जाएं तो बेहतर है। सो आप लोग ध्यान से यहां पे देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा बाद में। सबसे पहले जो शुरुआत हमारी हो रही है वो बेसिकली इस चीज से हो रही है कि हम लोग अभी देखने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे इस चैप्टर के दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े इन द सेंस, पहला तो पूरा सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, और बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉपर बेसिकली जो यूज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो प्रॉपर स्टडी है वो है, एंड कैपेसिटेंसेस है, कैपेसिटर के बारे में पढ़ाई करना है। अभी कैपेसिटर क्या होते हैं एंड ऑल, ये सब तो बहुत आगे का विषय है, बहुत ही आगे का विषय है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो बहुत ही बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं, और आज हमें समझना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या, किस बला का नाम है। लेकिन उससे पहले थोड़ी कहानी हो जाए, थोड़ा इतिहास हो जाए, तो शायद हमें एक आइडिया मिले कि फिजिक्स में चीजें कैसे डेवलप होती हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पहले तो इस नाम को हम तोड़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो, ये समझ लीजिए कि ना इलेक्ट्रॉन से आता है, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। अब बेसिकली दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है सब इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मींस सम चार्ज, बेसिकली हालांकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, बट कोई भी चार्ज, कोई भी चार्ज। तो इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू सम चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम लोग कभी कभार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, रुकी हुई बिजली, रुकी हुई बिजली। करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, जो मूव करती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करती है। ये जो चार्ज है ना, ये रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी है। अरे जब चार्ज मूव करेगा तभी तो करंट बहेगा, वायर के अंदर चार्जेस फ्लो होंगे तभी तो करंट बहना स्टार्ट करेगा ना भाई। तो ये रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज मतलब रुकी हुई बिजली, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह। ये तो बाद का चैप्टर है। पहले तो हमें रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना है, रुके हुए चार्ज के बारे में, रुके हुए चार्ज का बिहेवियर कैसा है, रुके हुए चार्ज से हमें क्या मिलता है। तो इलेक्ट्रो वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज, चार्ज होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लिसन, इन सबको भूल जाइए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन याद रखिए। और स्टैटिक जो वर्ड है, स्टैटिक, इसका मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ, थमा हुआ, जो कहीं जा नहीं रहे। तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, रुके हुए इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई, रुके हुए चार्ज की पढ़ाई। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, रुके हुए चार्ज की पढ़ाई। चार्जेस जो रुके हुए हैं उनकी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, रुके हुए चार्जेस की पढ़ाई। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर दुनिया के जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे पंखा है, एसी है, फ्रिज है, हर चीज चलते हुए चार्ज से चलती है। यानी कि हर चीज जो है करंट की वजह से चलती है। तो हर चीज जब चलते हुए चार्ज से चलती है, तो भला मैं रुके हुए चार्जेस की पढ़ाई क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है कि रुके हुए चार्जेस से कुछ नहीं होता है। रुके हुए चार्जेस से बहुत कुछ होता है। लिसन, मैं आपको बहुत ही एकदम शॉर्ट में, बहुत ही रफ तरीके से बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल बेसिकली एक्चुअल में तो अगर देखा जाए, इसका डील किया जाए, तो कम से कम आधे से पौने घंटे का टॉपिक है। बट मैं आपको 5 मिनट के अंदर कुछ शॉर्ट में एक अच्छी चीज बता रहा हूं, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक जमाना था जब बेसिकली हम लोग बिजली जो कड़कती थी आसमान में, उससे काफी डरा करते थे।
मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कि बारिश हो रही है, बिजली कड़की और लड़की जो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि पुराने जमाने में जब इंसान को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी तो वो छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। हल्की सी आंधी चल गई तो इंसान घबरा गया, और बेसिकली बिजली कड़क गई, इंसान घबरा गया। ओले गिर गए, ओले पता है ना, वो बर्फ गिरता है, पता है गांव साइड पे बारिश में बर्फ भी गिरता है। ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे, मैं उन्हें बात बता दूं कि गांव में बर्फ नाम की चीज भी गिरती है। मैं स्नो की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे कड़क कड़क पूरे प्रॉपर बर्फ जिसको उठाके आप खा सकते हैं, वैसे बर्फ भी गिरते हैं गांव में। मुंबई में ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है, तो इसलिए लोग जानते नहीं है कि बहुत सारे लोग को यकीन नहीं होता कि सच्ची में बर्फ भी गिरता है क्या बारिश में, बट एक्चुअली बर्फ गिरता है। जिसे हम लोग हेल स्टोन्स कहते हैं, हेल स्टोन्स, HAIL, हेल स्टोन्स, बर्फीले पत्थर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये देखा तो लोग घबरा गए। अरे लोग पुराने जमाने में किसी भी चीज से घबरा जाते थे, किसी भी चीज से, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। और वैसे हम लोग भी तो बेसिकली कहते ही है ना, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो माइथोलॉजी है, भारतीय माइथोलॉजी, उसमें हम लोग सोचा करते थे कि जैसे कोई बेसिकली हमने बुरा काम किया, इंसानियत ने बुरा काम किया, तो हमारे जो बेसिकली देवता होते हैं वो लोग अप्रसन्न हो गए, गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए, तो उन्होंने बेसिकली बिजली गिरा के हमें वार्निंग दी, हमें चेतावनी दी। एनीवे, तो ये बिजली का जो प्रोसेस है, बिजली बनने का जो प्रोसेस है, ये बेसिकली जो प्रोसेस है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अगर आप ध्यान से सोचो तो होता क्या है इसमें, जो बादल होते हैं ना आसमान में, बादल, वो बादल आपस में फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं। अब आप बोलेंगे सर एक सेकेंड, रगड़ना तो मेरे ख्याल से इसको कहते हैं कि मैंने अपना हाथ लिया और जैसे इस बोर्ड पे रगड़ दिया। क्लाउड तो, बादल तो गैस है ना, गैस भला गैस से कैसे रगड़ेगी? रगड़ती है, रगड़ती है, आपको पता नहीं। एक्चुअल में ये जो रगड़ना है ना, ये रगड़ना, ये कोई सादा प्रोसेस नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस है। अब इसको साबित करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये जो रगड़ने का प्रोसेस है, रगड़ने का, जो मैं अपना हाथ इसके अगेंस्ट मूव कर रहा हूं और मुझे मुश्किल पेश आ रही है हाथ मूव करने में, और जितना ज्यादा ये खुरदुरा सरफेस रहेगा, अनपॉलिश सरफेस रहेगा, उतनी ज्यादा और मुश्किल मुझे पेश आएगी हाथ रगड़ने में। तो आप सोच रहे होंगे कि शायद वो रफ सरफेस की वजह से ऐसा हो रहा है, सिर्फ रफ सरफेस की वजह से तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से तो हो रहा है, रफ सरफेस की वजह से तो चीजों को चलाना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से नहीं। जो रफ सरफेसेस होते हैं ना, उनमें से कुछ फोर्सेस निकलते हैं, और मेरे हाथ में से भी कुछ फोर्सेस निकलते हैं, बिकॉज मेरा हाथ भी स्मूथ नहीं है, मेरा हाथ भी एकदम रफ है, और स्मूथ भी रहा तो भी वो फोर्सेस निकलते हैं, रफ रहा तो ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया ना, अभी स्मूथ है तो इतना सही सरफेस एरिया है, लेकिन अगर रफ रहेगा तो सरफेस एरिया यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, एरिया हर जगह है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। ये सब प्रोसेस हम लोग ना फ्रिक्शन चैप्टर में थोड़ा समझेंगे, फ्रिक्शन के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे फ्रिक्शन पैदा कैसे होता है। लेकिन फ्रिक्शन पैदा होने का जो तरीका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीका। एनीवे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जब सॉलिड सॉलिड के बीच में है, जो रुकावट डाल रहे हैं, तो क्या वो गैस गैस के बीच में नहीं होंगे? अरे गैस भी तो एटम मॉलिक्यूल से बनी है ना, तो गैस गैस के बीच में भी फ्रिक्शन रहता है। हालांकि उस फ्रिक्शन को फ्रिक्शन नहीं बोलते हैं, उसे विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी, VISCOSITY, विस्कोसिटी। सॉलिड से सॉलिड रगड़ेगा तो फ्रिक्शन कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड रगड़ेगा तो विस्कोसिटी कहते हैं, लिक्विड से लिक्विड रगड़ेगा विस्कोसिटी, गैस से गैस रगड़ेगी विस्कोसिटी, गैस से लिक्विड रगड़ेगा विस्कोसिटी, गैस से सॉलिड रगड़ेगा विस्कोसिटी। तो सिर्फ एक चीज को हम फ्रिक्शन कहते हैं, वो है सॉलिड से सॉलिड। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो बेसिकली बादलों के बीच में भी फ्रिक्शन है, लेकिन उसका नाम है विस्कोसिटी। बादलों के बीच, बादल गैस है तो गैसेस भी रगड़ती हैं, चार्जेस पैदा होते हैं, गैसेस रगड़ती हैं, चार्जेस पैदा होते हैं, और चार्जेस जमा होते रहते हैं, चार्जेस जमा होते रहते हैं बादलों पर। अब बादलों पे चार्जेस जमा होते गए, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बादलों पे चार्जेस जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए, तो बादलों का पोटेंशियल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब पोटेंशियल क्या है ये हम आगे जाके सीखने वाले हैं, डोंट वरी। बट मान लो कुछ एक चीज होती है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया।
ये बिल्कुल वैसा समझो जैसे आपकी बैटरी जब चार्ज होती है ना, तो बैटरी के तो दो टर्मिनल्स होते हैं ना, एक प्लस और एक माइनस। तो मान लो प्लस वाला बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब चार्ज फुल होगा ना, उसका वोल्टेज कितना बढ़ जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा समझ लो, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऐसा मान के चलो। बैटरी रहती है उसमें दो, अरे तुम लोगों ने बचपन में रिमोट कंट्रोल वाली कार कभी इस्तेमाल की होगी, या कुछ ऐसे खिलौने लिए होंगे जिसमें वो रेक्टेंगल शेप का वो जो है वाइट ब्लू कलर का बेसिकली 9 वोल्ट का सेल लगता है। अरे भाई देखा रहेगा, रेक्टेंगल शेप का सेल रहता है, उसमें ऊपर दो टर्मिनल्स रहते हैं। आप लोगों ने बचपन में मजाक मजाक में जबान पे लगा के चटके भी लिए होंगे उससे, हाँ के ना? जिन्होंने नहीं लिए बेचारों का बचपन बड़ा सूना रहा है, कोई बात नहीं। सो लिसन लिसन वेरी वेरी केयरफुली। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं ना, मैं कह रहा हूं कि प्लस वाला बढ़ता ही चला जाए टर्मिनल, वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकता है वोल्टेज। तो जो बादल रहते हैं उनका वोल्टेज बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि बादलों के ऊपर जो वोल्टेज है वो जमीन के मुकाबले, जमीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जमीन का 0 वोल्ट मान के चल रहे हैं, जमीन को 0 वोल्ट मान के चल रहे हैं, जमीन को माना जाता है कि वो 0 वोल्ट है, ग्राउंड पोटेंशियल कहते हैं, ग्राउंड पोटेंशियल विच इज 0। तो जमीन के पोटेंशियल से बादल का पोटेंशियल जब बहुत ज्यादा हद से पार हो जाता है, तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कुछ कुछ रीजन्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो पढ़ने वाले अभी तक पढ़ा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बट जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम सुना है तो थोड़ा इमेजिन करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हद से ज्यादा बढ़ जाती है किसी किसी पॉइंट पे, और उसकी वैल्यू बढ़ के हवा जो बीच में है, हवा, धरती और क्लाउड के बीच में क्या है, हवा है। तो जो हवा है उसकी झेलने की शक्ति, झेलने की शक्ति जिसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओ गॉड, वैसे जानते हो ये एक चीज का प्रतीक है, ये चैप्टर खून मांगता है। ये चैप्टर इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। ये चैप्टर जो है काफी लंबा चौड़ा है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो इट नीड्स योर पेशेंस, योर ब्लड, योर स्वेट, एवरीथिंग। सो एक अच्छी शुरुआत हुई इसका मतलब। सो लिसन, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी ने पूछा आपसे कि क्या है, आप सीधा कह देना किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड झेलने की औकात। औकात का नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि कोई मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है। तो हवा जो है, हवा, उसकी भी एक औकात है। तो उस औकात से ज्यादा जब बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड धरती और क्लाउड के बीच में सेटअप हो जाती है, जब उस औकात से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड धरती और क्लाउड के बीच में सेटअप हो जाती है, तब बीच की जो हवा है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल नहीं पाती, वो टूट जाती है, वो क्रैक हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर हवा टूट जाती है? अरे जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं उनके आयंस बन जाते हैं, आयंस। मॉलिक्यूल्स ब्रेक भी हो सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हुए तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, मॉलिक्यूल्स यूजुअली ब्रेक नहीं होते इतनी आसानी से, बट इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो वो आयोनाइज हो गए, आयोनाइज। और जब वो आयोनाइज हो जाते हैं, प्लस माइनस चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं हवा में, प्लस माइनस चार्जेस। तो फिर जो बादल के अंदर चार्जेस हैं दुनिया भर के, उन चार्जेस को एक रास्ता मिल जाता है नीचे आने का, धरती पे, धरती पे आने का रास्ता बन गया। पहले ऐसा रास्ता नहीं था, बिकॉज सब कुछ न्यूट्रल था, बीच में सब कुछ न्यूट्रल था। लेकिन अब वो चार्जेस धरती की तरफ भाग के आते हैं, और एक साथ जब करोड़ों अरबों चार्जेस भाग के आएंगे तब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए अचानक में गिरते हैं धाड़ करके जमीन की तरफ सारे के सारे चार्जेस। तो उससे हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है, आवाज जनरेट होती है। इसी को हम बिजली कड़कना कहते हैं। नाउ लिसन, अगर ये प्रक्रिया हम पढ़ेंगे नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, और ये समझ में नहीं आएगा
तो इससे बचने का हम उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे, और बचने का उपाय नहीं ढूंढ पाए तो हमें इससे हमेशा डर लगता रहेगा। तो अगर हमें अपनी जिंदगी बचानी है, हमें बिजली जैसे खतरनाक एक्सीडेंट से बचना है, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना होगा। तो आप जो पूछ रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ें, क्यों टाइम वेस्ट करें, डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, डायरेक्टली एसी कैसे चलता है, फ्रिज कैसे चलता है, कौन से करंट से चलता है, क्या होता है, वो पढ़ें। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना होगा ताकि आप अपनी जान बचा सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? नाउ लिसन, जान कैसे बचेगी वो थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा अभी आपको कि जान कैसे बचेगी। बट उससे पहले कुछ और बातें हो जाएं जो बचपन में हम सभी ने की हैं। आपको याद होगा वो बचपन के वो 4 दिन जब आप स्कूल जाया करते थे, सुबह सुबह ठंडी का मौसम है, सब स्कूल में बैठे हुए हैं, लेकिन टीचर नहीं आई है, वो पीरियड खाली है। तो टीचर नहीं है, हाँ ये बात अलग है कि भाई हमेशा एक मैथ्स के सर रहते थे, चाहे आसमान फट जाए, धरती टूट जाए, मतलब आ ही जाते थे। मैथ्स के सर को अगर बोलेंगे ना कि सर घर पे रहो, बिजली कड़क रही है, बीच में पूरा मुंबई डूब गया है, तो भी तैर के आ जाएंगे। मैथ्स के सर हमेशा आ जाते थे। बट एनीवे, नो ऑफेंस टू द मैथमेटिक्स प्रोफेसर्स, दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड पीपल। सो अगर पीरियड कभी खाली मिल जाता था तो आप लोग क्या करते थे? स्केल लेते थे, स्केल, और अपने बालों में लगा के रगड़ते थे। बालों में लगा के रगड़ने के बाद जो पीसेस ऑफ पेपर थे, बिट्स ऑफ पेपर, उसके पास लेके आते थे, और वो बिट्स ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट होते थे, चिपकते थे बिट्स ऑफ पेपर्स। नहीं किया है तो भाई तुम्हारा बचपन बड़ा सूना है। किया है ना सभी ने? वेरी गुड। सो लिसन वेरी 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 केयरफुली कि बिट्स ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं क्यों? 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 तुमने स्केल लिया, उसको बाल में रगड़ा। अब बेसिकली होता यह है कि स्केल और बाल, ये दोनों जब रगड़ते हैं, कोई भी चीज रगड़ती है इन जनरल, कोई भी चीज रगड़ती, कोई दो डिफरेंट मटेरियल्स रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ये जो स्केल है, स्केल, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के बेसिकली आपके उस पे चले जाते हैं, बालों पे। तो स्केल बालों से रगड़ रहा है, स्केल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के बालों में चले गए, स्केल हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के चला गया, कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, स्केल हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज स्केल को जब आप लेके आओगे इन पेपर्स के पास, अब पेपर्स तो न्यूट्रल है, लेकिन पेपर्स में मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स है ना, थोड़ा सा इसकी तरफ आना चाहते हैं, पेपर की तरफ, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो पेपर के इलेक्ट्रॉन्स है ना थोड़ा इस तरफ आना चाहते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करते हैं, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। हालांकि अभी जो हो रहा है इसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये सब क्या चीजें, ये सब बाद में डिस्कस की जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात, कि हालांकि हमने अभी तक चार्ज किया नहीं है, ये चार्ज नहीं है, लेकिन इसके चार्जेस थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं, पेपर के चार्जेस थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहा है मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो रहा है, खिंच रहा है। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ आ गए, सरफेस पे इस तरफ आ गए, तो माइनस चार्ज थोड़ा सा सरफेस पे आ गया ना, और ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जाके उसके चिपक जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेपर को लेके जाके चिपका देगा। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। पेपर थोड़ी देर के बाद गिर भी जाता है, कुछ सेकंड्स में गिर भी जाता है पेपर, चिपका ही नहीं रहता हमेशा। तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां ट्रांसफर हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएंगे तो जो प्लस चार्ज बना हुआ था उसमें इलेक्ट्रॉन घुस गए, तो न्यूट्रल हो गया, तो कहां फिर वो पेपर का वजन संभाल पाएगा? क्योंकि फोर्स गिर गया ना, फोर्स कमजोर पड़ गया, और ग्रेविटी जीत जाएगी फिर, तो पेपर नीचे आके गिर जाएगा। अच्छा, ये वाला एक्सपेरिमेंट बाय द वे हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता था, आप कितनी बार बाल पर रगड़ के परेशान होते थे, आपका बाल खराब हो जाता था, लेकिन चार्ज नहीं होता था स्केल। उसके पीछे एक वजह है। आपने वो एक्सपेरिमेंट शायद गर्मी के टाइम पे कर लिया। ज्यादा गर्मी अगर होती है तो हवा में इवेपोरेशन रेट भी हाई होता है। इवेपोरेशन मालूम है ना, पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, तो इवेपोरेशन रेट अगर हाई रहेगा
इवेपोरेशन रेट अगर हाई रहेगा तो हवा में पानी भी ज्यादा रहेगा, वाटर वेपर भी ज्यादा रहेगा, हवा में नमी ज्यादा रहेगी, हवा में नमी ज्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। और अगर मॉइस्चर हवा में ज्यादा रहा तो हवा तो है डाइपोल मॉलिक्यूल, हवा में तो चार्जेस हैं, सॉरी हवा में नहीं, पानी में, पानी जो डाइपोल मॉलिक्यूल, पानी डाइपोल है। कि डाइपोल क्या होता है आगे समझेंगे, डोंट वरी। डाइपोल मॉलिक्यूल है पानी, केमिस्ट्री में शायद सुना हो आपने। पानी एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, डाइपोल, बल्कि डबल डाइपोल है। ऑक्सीजन थोड़ा सा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है तो हाइड्रोजन थोड़ा प्लस बन जाता है और ऑक्सीजन थोड़ा सा माइनस बन जाता है, इसी को हम डाइपोल कहते हैं। एनीवे ये सब बातें होती रहेंगी आगे। तो पानी जो है डाइपोल है, उसके पास चार्ज है। तो हवा में अगर ज्यादा मॉइस्चर रहा, हवा में ज्यादा पानी रहा, तो आपने सर पे घिसा तो स्केल, लेकिन यहां से स्केल यहां ले जाने में बीच में पानी टकरा रहा है हमेशा, और वो पानी चिपक जा रहा है प्लस चार्ज से। तो फिर इसके ऊपर चार्ज ही कहां बचा कि उसे उठा सके, चार्ज ही कहां बचा जिसे उठा सके पेपर को, पेपर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हिला सके। तो इस वजह से वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट कब फेल नहीं होगा? जब आप अपने पूरे, पहले बात तो बाल सुखाएंगे, एकदम ड्राई कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्दी के मौसम में एक्सपेरिमेंट हो। सर्दी का मौसम नहीं है तो सुबह को एक्सपेरिमेंट हो, बिकॉज रात भर में इवेपोरेशन रेट थोड़ा शांत हो चुका है, बिकॉज सूरज नहीं था तो इवेपोरेशन रेट थोड़ा गिर चुका है। इवेपोरेशन रेट खत्म नहीं हुआ है, इवेपोरेशन तो हमेशा होता ही रहता है, क्योंकि थोड़ी गर्मी है ना, हमेशा सूरज नहीं भी है तो भी गर्मी लगती है ना शाम के टाइम पे, हाँ के ना। तो इवेपोरेशन रेट तो है, लेकिन गिर चुका है, थोड़ा गिर चुका है, कम हो चुका है, तो पानी थोड़ा कम है हवा में। तो सुबह सुबह एक्सपेरिमेंट कीजिए या फिर सर्दी में एक्सपेरिमेंट कीजिए। सर्दी में सन जो है बादलों के पीछे छुप जाता है ना, सर्दी में, विंटर में, तो थोड़ा सा ठंडी रहती है, थोड़ा इवेपोरेशन रेट कम रहता है। तो तब आप बालों पे घिसिए स्केल, होगा एक्सपेरिमेंट। बल्कि मैं तो कहता हूं अभी के अभी भी आप कर सकते हो, खाली क्या करने का, ड्राई कर लेने का, हेयर ड्रायर से करने का। फिर अपना जो कोम्ब है, कोम्ब, कंघी, वो कंघी लेके, कंघा लेके, जो भी बोलते हैं आप, उसे लेके बालों पे फिराने का, तो वो कोम चार्ज हो जाएगा और वो कोम को बेसिकली लेके जाओ पेपर्स के पास, वो अट्रैक्ट होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल 100% होगा। एक बार हेयर ड्रायर से उसको सुखा के बाल को फिर करके देखिए। तो भाई ये है क्या? ये भी तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये सब कैसे पता चला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के ही तो पता चला। अच्छा लिसन बेटा, ध्यान से सुनिए, एक और बात बताता हूं मैं आपको, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ऐसा देखा गया कि फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में एंड ऑल, यूरोप में औरतें या आदमी जो भी काम कर रहे हैं फर्श पे, फर्श कैसा वाला बोल रहा हूं मैं, कि जैसे आपका वहां पे ना, लोग यूरोप में नॉर्मली घर लकड़ी वकड़ी का बनाते हैं। वो लोग मार्बल वार्बल से नॉर्मली नहीं बनाते हैं, बिकॉज मार्बल के थ्रू गर्मी सर्दी दोनों पास हो जाती है, मतलब हीट पास हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए। तो उससे ये होता है कि बाहर अगर एनवायरनमेंट ठंडा है तो घर के अंदर की जो भी हीट है बाहर निकल जाएगी, तो घर भी एकदम कूल हो जाएगा। तो ठंडी बहुत ज्यादा लगेगी, तो घर को गर्म रखने के लिए वो घर बनाते हैं इंसुलेटर से। वुड एक हीट इंसुलेटर है, वुड एक हीट इंसुलेटर है, मतलब हीट को वो पास होने आसानी से नहीं देता है वुड। तो इसलिए लकड़ी के घर फॉरेन कंट्रीज में बनते हैं। स्विट्जरलैंड में चले जाइए, पूरे घर लकड़ी के हैं। कश्मीर चले जाइए, पूरे घर लकड़ी के हैं। तो ठंडे देशों में लोग, ठंडी जगहों पे लोग लकड़ी के घर इसलिए बनाते हैं ताकि घर के अंदर जो भी हीट हमने पैदा की, एक चिमनी उमनी जैसा बना लिया छोटा सा, उसमें बॉन फायर लगा दिया, मतलब आग वग लगा दी, लकड़ी वकड़ी जल रही है, तो थोड़ी जो गर्मी पैदा, गर्मी बाहर ना निकले, घर के बाहर। इसीलिए लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। अगर किसी ने मार्बल का घर बना लिया पहले ही, तो फिर वो उसके ऊपर फर्श बिछा देता है, फर्श। तो फर्श बिछाने का मतलब ऐसा कुछ तो फरी टाइप की चीज, जैसा, अरे कंबल नहीं होते हैं क्या बाल वाले कंबल, वैसे टाइप के कारपेट भी होते हैं बाल वाले, तो वैसे पूरे कारपेट बिछा दिए। अरे
पहले के जमाने में जब जानवर को मारने पे कोई प्रतिबंध नहीं था, अब तो जानवर को मारने पे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको जेल करवा देंगे अगर आपने जानवरों को मारा। और अच्छी बात है ये, क्योंकि जानवरों को भी जीने का हक है। हमसे पहले जानवर ही धरती पे आए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे जानवर हमसे भी पहले के हैं। जैसे डायनासोर हमसे पहले आया था ना। चलो डायनासोर तो विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद के जानवर, अरे डायनासोर के जमाने में अपना क्रोकोडाइल भी था, अपना टॉर्टोइज भी था। तो ये सब उस जमाने से आज तक है, तो इनकी जान भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार। एनीवे तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि पहले जानवर का चमड़ा लोग घर के नीचे बिछाया करते थे, जानवर का चमड़ा, ताकि हीट पास ना हो, क्योंकि चमड़ा जो है वो हीट का इंसुलेटर है। लेकिन अब वो अलाउड नहीं है, तो ऐसी नकली वाले सिंथेटिक जो बने हुए हैं वो लेदर टाइप का या बाल वाला फर्श जमीन पे बिछा देते हैं। अब होता क्या है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जब आप दिन भर उस फर्श पे चलते हैं, आपकी बॉडी उस फर्श से रगड़ रही है, आपके पैर रगड़ रहे हैं, आपकी बॉडी चार्ज हो रही है, आपकी बॉडी चार्ज हो रही है। अब इसी फर्श पे मान लो कि मैं चल रहा हूं, मेरी बॉडी चार्ज होती गई, चार्ज होती गई, चार्ज होती गई, बिकॉज मेरा पैर घिस रहा है जमीन से, फर्श से घिस रहा है। और फिर मैंने जाके ये जो लोहे का हैंडल है, ध्यान दे रहे हैं आप इसमें, तो बेसिकली जो लोहे का हैंडल है, इसे अगर मैंने छू लिया तो क्या होगा, मेरी बॉडी का चार्ज इस कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, कंडक्टर की तरफ भागेगा ना। तो जैसे ही मैंने इसे छुआ, अरे बाबा समझो इस बात को, ये हैंडल को, आर यू गाइस गेटिंग इट, ये लॉक को, ये सब जुड़ा हुआ है। ऐसे मेटालिक चीज को छू लिया, तो जब तक मेरी बॉडी पे चार्ज बैठा हुआ था तब तक कुछ नहीं हो रहा था। चार्ज बैठा रहता है तो कुछ नहीं होता अपने को, लेकिन चार्ज जब चलने लगा, यहां से वहां जाने लगा, यहां से वहां, चार्ज जैसे ही चलना शुरू, करंट बन गया, तो मुझे शॉक लगता है। तो कितने लोगों को ऐसा शॉक पड़ा है, फर्श पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना नॉर्मल, लेकिन जाके हैंडल छुआ तो फट से झटका सा लगा। अरे तुमको किस बात का शॉक लग रहा है? एनीवे तो रिया जी आपको अचानक में क्या हो गया? बट एनीवे लिसन वेरी वेरी केयरफुली, समझिए, शॉक अचानक में लग जाता है। यही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में जहां पे बहुत सर्दी रहती है, देखो लेदर की सीट्स हमारे इंडिया में भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सर्दी इतनी नहीं है, तो बेसिकली चीजें इतनी ड्राई नहीं है। हर चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी का मॉइस्चर है, लेकिन ड्राई कंट्रीज में चार्जेस जमा हो जाते हैं। अब गाड़ी पे बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, घंटों तक गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते चलाते एक ही तरीके से थोड़ी ना बैठे रहते हैं, आदमी थोड़ा हिलता है, थोड़ा सा बीच बीच में एडजस्ट होता है, तो उसकी बॉडी रगड़ रगड़ के लेदर से, और पीछे से बार बार कांटेक्ट बन रहा है, टूट रहा है पीछे भी, तो चार्ज होती रहती है आपकी बॉडी। अब चार्ज होती रहती है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, तो आप गाड़ी से बाहर निकले, आपने गाड़ी को सेंट्रल लॉक लगाया। अच्छा, फॉरेन कंट्री में लोगों को इतना भरोसा है, पता नहीं कैसे, कि वो लोग सेंट्रल लॉक ऐसा चाबी पे जो सेंट्रल लॉक है उसको दबा देते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। अपने इंडिया में सेंट्रल लॉक दबाने के बाद भी आदमी चारों चीजें चेक करता है, चारों हैंडल चेक करता है, पता नहीं क्या है, लेकिन बट है। तो हम लोगों को डबल श्योर होना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। सो लिसन, जैसे ही आपने लॉक को हाथ लगाया, तो लॉक थोड़ा सा मेटालिक रहता है, इस पे हाथ लगाते ही भी शॉक लगता है। तो ऐसी चीजें हमारे इंडिया में देखने नहीं मिलती, बिकॉज हमारा इंडिया गर्म कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री है, इक्वेटर के काफी नजदीक है, यहाँ पे वेपोरेशन रेट ज्यादा है, चार्जेस जल्दी जमा नहीं हो पाते, एक्यूमुलेट नहीं हो पाते। लेकिन फॉरेन कंट्री में लोगों को ऐसा हुआ है, अरे क्योंकि गाड़ी से जब बाहर निकलते हो तभी तो रगड़ते हो ना यार,
गाड़ी से बाहर कैसे कूद जाते हो क्या डायरेक्टली, बैठे 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 ऐसे दरवाजा थोड़ा सा कूद गए, नहीं, अरे एकदम प्यार से ये जो है इसको ऐसे सरका के निकलते हो ना, रगड़ के निकलते हो कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसे हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से सुनिए, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैं अभी तक पढ़ा था ना, ये वही है कि एक चीज का जब दूसरी चीज के साथ में ऐसा उसको जब फ्रिक्शन दिया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक चीज प्लस चार्ज हो जाती है, एक चीज माइनस चार्ज हो जाती है। इसी के नाम पर एक सीरीज भी है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। खून काला पड़ गया। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, इसी इफेक्ट्स के ऊपर एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ड्राई स्किन, कहीं पे लिखा होगा माइका, कहीं पे लिखा होगा रबर। ऐसे अलग अलग मटेरियल्स के नाम लिखे हैं, ग्लास लिखा होगा, वुड लिखा होगा। वो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज नेट पे आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो ये जो सीरीज है ना, इसमें कहीं पे मतलब बेसिकली सिल्क भी होगा, मान लो ग्लास भी होगा। तो आपने पता है बचपन में पढ़ा था, लोअर क्लासेस में 9th वाइन्थ में पढ़ा था कि अगर आपने ग्लास रॉड लिया और उसको सिल्क पे रगड़ा तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क नेगेटिव चार्ज होता है। अनुष्का जी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? यस, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। ग्लास रॉड जब रगड़ता है सिल्क से तो ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज आता है और सिल्क पे माइनस चार्ज आता है। अरे भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उसका रीजन ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ग्लास ऊपर है, सिल्क नीचे है। जो भी ऊपर रहेगा जब उसको नीचे वाली चीज से रगड़ा जाएगा तो ये ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस। मतलब मान लो अब ये सीरीज कितनी सच्ची है मुझे पता नहीं, सच्ची इन द सेंस मैंने बराबर नहीं लिखा है, मैंने तो जैसे ऐसे लिख दिया रैंडम नाम, बट मान लो कि सीरीज सच है, मान लो कि सीरीज सच है। अरे नेट पे बाद में देख लेना टेबल यार, असली टेबल तुमको मिल जाएगा। तो मान लो सीरीज सच है, तो ड्राई स्किन को अगर रबर से रगड़ा, ड्राई स्किन को रबर से, तो पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? ड्राई स्किन, और ये नेगेटिव चार्ज। तो इस सीरीज में किसी को किसी से भी रगड़ोगे तो ऊपर वाला बनेगा प्लस और नीचे वाला बनेगा माइनस। इसे कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। अरे खोपड़ी में बातें घुस रही हैं आप सभी के कि नहीं? आप लोग सब मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? वेरी वेरी नाइस। वैसे ड्राई स्किन बहुत ऊपर आती है सीरीज में, ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन किसी भी चीज से रगड़ के बहुत इजीली चार्ज हो सकती है। अच्छा, आप एक बात इसमें नोटिस कीजिए, जिस चीज को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है वो चीज प्लस चार्ज होती है, और जिस चीज के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो माइनस चार्ज हो जाती है। यानी कि प्लस चार्ज बनाना हो चाहे माइनस चार्ज बनाना हो, जरूरत इलेक्ट्रॉन की है। तो ये नाम देना गलत नहीं है। चार्जेस एट रेस्ट को चार्ज स्टैटिक्स ना बोल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला गया, नाम गलत नहीं दिया गया, सही है। क्योंकि हर चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही तो बन रहा है। इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज। तो नाम बिल्कुल परफेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो रुके हुए इलेक्ट्रॉन से ही हर चीज हो रही है ना। रुका हुआ इलेक्ट्रॉन इन द सेंस रुका ही है ना, मतलब रगड़ दिया तो यहां से वो बस ट्रांसफर हो गया और रुका हुआ है, चल नहीं रहा है अंदर। सो रुके हुए चार्ज की पढ़ाई का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसी ने अगर आपसे सवाल पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप कहेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये भौतिकी की एक ब्रांच है, भौतिकी, भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की एक ब्रांच है। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो रुके हुए चार्जेस की पढ़ाई के बारे में स्टडी करती है, रुके हुए चार्जेस की स्टडी करती है। हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग? तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे मेंदू में ये बातें घुस रही हैं। वेरी नाइस। सो लिसन, ये जो एक रॉड है, ग्लास रॉड, उसको अगर मैंने एक ऐसा सिल्क का कपड़ा था उससे रगड़ा तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो उस पर कुछ माइनस चार्जेस आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के चले गए ना, छोड़ के, तो यहां पे प्लस चार्जेस आ जाएंगे।
इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रगड़ के चार्ज बनाना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। रगड़ के चार्ज बनाना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये कोई नया फेनोमिनन नहीं है, ये कोई नया फेनोमिनन नहीं है। आज से 2600 साल पहले, 2600 साल समझते हो, जब हमारा ये कैलेंडर शुरू भी नहीं हुआ था। हमारा कैलेंडर जो है जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद से बनाया गया है, इसीलिए हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पहले। तो 600 बीसी, 600 बिफोर क्राइस्ट, 600 बीसी। आज से 2600 साल पहले ग्रीक नामक देश में, ग्रीक नामक देश नहीं, ग्रीस नामक देश में, सॉरी, ग्रीस नामक देश में, स्पेलिंग गलत तो नहीं ना, बराबर है ना, ग्रीस, GREECE। पता नहीं आज इंक कुछ ज्यादा भर दी है हमारे ओमकार जी ने, तो हर जगह मतलब आतिशबाजी चल रही है, यहां से वहां चीजें उड़ रही हैं, ब्लास्ट हो रही है, गिर रही हैं, लोगों को शॉक लग रहे हैं। सो ग्रीस, हालांकि इसका नाम अभी ग्रीस नहीं है, इसका ऑफिशियल नाम चेंज हो गया है, बोलते भले अभी भी लोग इसको ग्रीस है, इसका ऑफिशियल नाम हो गया द हेलेनिक रिपब्लिक। हेलेनिक रिपब्लिक, द हेलेनिक रिपब्लिक। अपनी कंट्री का ऑफिशियल नाम क्या है? इंडिया नहीं है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये अपनी कंट्री का ऑफिशियल नाम है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बेटा ध्यान दीजिए। ग्रीस, ग्रीस, ये जो ग्रीस है, ये जो देश है, इसका नाम है ना बार बार आता है, इसका नाम बार बार आता है साइंस के अंदर। तुमने अगर मैथ्स पढ़ी है, पाइथागोरस कौन है? ग्रीक वाला बंदा है, मतलब ग्रीस बंदा है तो उसको ग्रीक बोलते हैं। इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, ग्रीस में रहने वाले को ग्रीक बोलते हैं। तो पाइथागोरस ग्रीक था। फिजिक्स में नाम आता है एरिस्टोटल, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज जो बाथटब में बैठा था, पानी गिरा था, वो बाथटब छोड़ के भाग गया, चिल्ला चिल्ला था यूरेका यूरेका। लोगों ने बोला अरे भाई तुम लुंगी घर पे भूल के आ गए हो। तो आर्किमिडीज, एरिस्टोटल, ग्रीक, ग्रीक लोग हैं। मेडिकल साइंस में हमने सुना होगा फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन सुना रहेगा, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स जिसके नाम की शपथ भी ग्रहण की जाती है, पढ़ाई जाती है मेडिकल साइंसेज में, हिपोक्रेटिक ओथ। तो हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन। हालांकि अपने इंडिया में हम लोग सुश्रुता को मानते हैं, सुश्रुत, सुश्रुता लिखा जाता है, जो इंडिया के पहले सर्जन है, जिन्होंने राइनोप्लास्टी की थी, नाक की सर्जरी की थी सबसे पहले, राइनोप्लास्टी। राइनो द वर्ड इज रिलेटेड टू नोज, like cardio is related to heart, like nephro is related to kidney, like neuro is related to brain, हाँ क्या ना, gastro related to your stomach. So anyway, so कहने का मतलब ये है कि सुश्रुता जो जी थे, सुश्रुत, सुश्रुता संहिता, सुश्रुत संहित, उन्होंने किताब लिखी थी बहुत पहले, तो हम उनको अपना इंडिया का फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं। बट ठीक है, वर्ल्ड में कुछ लोग और मानते हैं, वो धीरे धीरे सब बैलेंस आउट हो जाएगा फ्यूचर में। तो हिपोक्रेट्स कहां के? ग्रीस के हैं। वैसे ही ग्रीस का एक बंदा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है जिसका नाम है थेल्स, जो कि माइलेटस नाम के शहर में रहता था, जो कि ग्रीस देश का एक पार्ट है। सो थेल्स जो था, माइलेटस वाला जो थेल्स था, अच्छा वैसे सिर्फ साइंस में ही नहीं है, ग्रीस वाले लोग हर जगह हैं, ग्रीस वाले लोग हर जगह हैं। अब बोले सर और कहाँ हैं ग्रीस वाले लोग? आप लोगों ने नहीं सुना है फिलॉसफी में या सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी में नहीं, फिलॉसफी में ज्यादा सुना होगा, सोक्रेट्स, इसका नाम हिंदी में इसे कहते हैं सुकरात, सुकरात, या कोई इसे इंग्लिश में कहता है सोक्रेटीज, सोक्रेटीज।
So Socrates, Socrates anyway, whatever. So this was a very very great philosopher, very very great philosopher. इतिहास में भी आपने नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राजा सिकंदर जो आया था हिंदुस्तान अपना इंडिया और लड़ा था पोरस से, पुरु पुरु जो थे, पुरु पुरु नाम उनका, पोरस इंग्लिश में बोलते हैं, उनसे युद्ध किया था। तो हर जगह ये ग्रीस वाले, अरे ऐसे क्या खास है ग्रीस में जो हमारे यहां नहीं है? हमारी सभ्यता तो काफी प्राचीन है। We are one of the oldest civilizations in the world. We are one of the oldest. I'm not saying the oldest exactly, because there are very competing theories, but we are one of the oldest. Yes, definitely. हम लोग बहुत पुराने हैं, हम लोग की सभ्यता बहुत पुरानी है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब 5-5 हजार साल पहले की चीजें हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये जगहों के नाम बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं। तो ये काफी पुराने हैं। हालांकि पार्टीशन के बाद अनफॉर्चुनेटली हड़प्पा, मोहनजोदारो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, बट ये बहुत ही प्यारी साइट्स हैं जहां पे आप जाके देख सकते हैं आज से 5000 साल पहले लोगों ने कैसे कैसे प्यारे प्यारे से घर बनाए हैं वहां पे। तो उसका थोड़ा थोड़ा सा रिमेन्स बचा हुआ है, अभी भी थोड़े रूइंस बचे हुए हैं उसके, तो वो देखा जा सकता है। एनीवे सो लिसन, हमारे देश में क्या कमी रह गई कि हमारा नाम इतना नहीं आ रहा है जितना नाम ग्रीस व्रीस का आ रहा है, हर जगह का आ रहा है? रीजन क्या मैं बताऊं आपको? हम लोग पुराने जमाने में इस बात में विश्वास रखते थे कि नॉलेज छुपाई जाए। हम लोग क्या करते थे, कुछ भी नॉलेज डेवलप हुई उसे किताब में लिखा और अपने पास संभाल के रखा और छुपा के रखा कि किसी गलत हाथ में ना पड़े या कुछ और ना। लेकिन इसका एक उल्टा परिणाम हुआ, उल्टा रिजल्ट ये हुआ कि हमारी नॉलेज फैल नहीं पाई। और पुराने जमाने में लोग दूसरी कंट्री के जो भी नॉलेज मिली, कहीं से भी मिली, उसको सब जगह बांट देते थे, तो उनका प्रचार हो जाया करता था और हर चीज उनके नाम पे चली गई, हर चीज उनके नाम पे चली गई। अपने इंडिया में एक से एक इन्वेंशंस, एक से एक चीजें हुई हैं। हमारे यहां पे योगा ही पैदा नहीं हुआ है। कहा जाता है कि कराटे, कुंफू सब अपने इंडिया के हैं। ये धीरे धीरे चले गए फॉरेन कंट्रीज में और उन लोगों ने उसको उतना बढ़ा दिया और फैला दिया पूरी दुनिया में, नाम उन्हीं का हो गया कि उनका ही बनाया हुआ है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब इधर का है, लेकिन बाहर चला गया। हम लोग ने छुपाते रहे, वो लोग फैलाते रहे, ये गड़बड़ हो गई। बीच में जो मिडीवल एजेस आई थी, मिडीवल एजेस जो आई थी, इसमें अरबी लोग हमारे साथ ट्रेड करते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि अरब से ट्रेडर्स आते थे और भारत के साथ में व्यापार करते थे, बिकॉज भारत में काफी सारे मसाले मिलते हैं, एक से एक तरीके के मसाले, एक से एक तरीके की चीजें, खूबसूरत, बहुत ही डेवलप्ड, एक से एक चीजें मिलती थी अपने इंडिया में। तो व्यापार चलता था, अरब देशों का भारत के साथ व्यापार चलता था। तो हमारे यहां का ज्ञान अरबी लोग लिख के अरबी में लेके लिख के अपने देश ले गए, और वहां से उनका ट्रेड, क्योंकि वो बीच में है ना अरबी। यहां पे अगर देखेंगे तो ऐसा गल्फ कंट्रीज एंड ऑल थोड़ा बीच में, यहां पे यूरोप है, यहां पे एशिया है, तो हमसे भी व्यापार था उनका, उनका यूरोप से भी व्यापार था। तो जो यूरोपियंस अरब से व्यापार करते थे, वो लोग ने ये अरबी की जो लिखी हुई चीजें उसको ले गए, लैटिन में कन्वर्ट किया, लैटिन लैंग्वेज में, फिर उससे इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो उनको क्या लगा कि जो सिस्टम है 1 2 3 4 वाला सिस्टम, ये अरबी लोगों ने बनाया है, ऐसा उनको लगा। लेकिन ये बनाया हिंदुस्तानियों ने। इन्हें वो पिछले 150 साल 200 साल तक, पिछले जस्ट अभी से 150-200 साल पहले तक, इसे वो अरेबिक न्यूमेरल्स कहते थे। लेकिन अरबी लोग कहां से लिख के लेके गए? इंडियन सिस्टम से, 1 2 3, हाँ क्या ना, सम 4, लाइक दैट। उन लोग इसको ट्रांसलेट करके लेके गए। उन्होंने बोला भी बाद में, अरबी लोगों ने बोला कि हमने नहीं बनाया, हमने तो सिर्फ यहां से वहां लेके गए, फैलाया है दुनिया में। तो इसका नाम अभी बदल के हो गया है, इसका नाम बदल के हो गया हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। सो हिंदुओं ने बनाया, अरबियों ने फैलाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स।
आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो कहने का मतलब ये है कि हमारे इतिहास में पुराने जमाने में चीजें छुपी रह गई, दबी रह गई और दुनिया में फैल नहीं पाई, और वो नॉलेज काफी सारी नष्ट हो गई। और हमने गलती भी क्या की पुराने जमाने में? पत्तों पे लिखा। अरे पत्ता कितना साल चलेगा? पेड़ के ऊपर लिख दिया, बार्क ऑफ द ट्री पे लिख दिया, स्टैम्प पे लिख दिया, अरे वो कितना साल जिंदा रहेगा? लेकिन ग्रीस वालों ने क्या किया? ग्रीस वालों ने पत्थरों पे लिखा, पत्थर पे गोदा, एम्बेड, एनग्रेव, कुरेद कुरेद के निकालते हैं ना जो, तो एक मान लो पत्थर है, उस पर कुरेदा, तो पत्थर तो 2-3 हजार साल इजीली जी लेता है, टूटता नहीं इतनी आसानी से, वेदरिंग नहीं होती उसकी इतनी आसानी से। तो काफी सारी उनकी जानकारी ग्रीस वालों की रह गई, बच गई, इसलिए आज हमको उनके 3-3 हजार साल पुराने लोग मालूम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उनकी जानकारी हमारे पास है। उन्होंने जो लिखा, पत्थरों पे लिखा, उसे वो टैबलेट्स, मतलब उसे हम टैबलेट्स कहते हैं, हम कहते हैं वो टैबलेट्स, उन्होंने टैबलेट्स पे लिखा, तो टैबलेट्स पे चीजें रह गई। अब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ लो, एटॉमिक फिजिक्स नाम ग्रीस वालों का ही आता है, जबकि हमारे इंडिया में भी लोग थे, महर्षि कनाड ने बोला था एटम के बारे में, लेकिन उनका नाम नहीं आता इतना, नाम आता है डेमोक्राइटस, ल्यूसिपस, और फिर बाद में यूरोप के लोगों का नाम आता है, मतलब ग्रीस भी यूरोप में ही है, बट एनीवे, अब पहले तो नाम आता है डेमोक्राइटस का, जो कि ग्रीस का था, ल्यूसिपस जो ग्रीस का था, इन लोगों का नाम आता है, और बाद में मॉडर्न जमाने में नाम आता है जॉन डाल्टन का, डाल्टन, वो भी उधर का ही था, यूरोप का। हमारे वालों का नाम नहीं आ पाता, क्योंकि हमने पत्तों पे लिख के, इधर उधर लिख के, या छोटे मोटे ऐसे पुराने जमाने में जो कागज हुए बने, उसमें लिख के अपने अपना छुपा छुपा के नॉलेज रखी, फैला ही नहीं। हमने उस टाइम हम लोग समझते थे कि ये विद्या किसी के हाथ ना लग जाए, पर इसका थोड़ा उल्टा परिणाम हो गया। ऐसा नहीं कि हमने कभी फैलाई नहीं, हमने नॉलेजेस दी भी हैं, लेकिन जो नहीं दे पाए ना, वो बर्बाद हो गई नॉलेज, वो मतलब यानी कि दुनिया से गायब हो गई। धीरे धीरे करके कहीं कहीं मिल रही है, लेकिन पूरी तो मुश्किल है मिल पाना। काफी सारी नॉलेज थी, वो तो चला गया खजाना। बट एनीवे लेट्स कम बैक टू अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वी हैव गॉन डाइग्रेस्ड इनटू द हिस्ट्री एंड ऑल। लेट्स कम बैक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो थेल्स नाम का जो बंदा था, इसने दुनिया में सबसे पहले रगड़ा एम्बर को वुल से, रगड़ा। वुल समझते हो ना? वुल, आज जो भेड़ बकरी के ऊपर आता है ना भाई, वुल, तो एम्बर और वुल को रगड़ा, एम्बर और वुल को, तो उसे चीजें कुछ नहीं, एम्बर और वुल नहीं था, एम्बर एंड रेजिन था। रेजिन एक रबरी टाइप का सब्सटेंस है। एनीवे नाम में क्या रहेगा, नाम क्या, मटेरियल चेंज कर दिया मैंने, बट एनीवे लिसन, एम्बर कुछ तो था, व्हाटएवर, दो चीजें थी, रगड़ा, और उसने देखा अट्रैक्शन होता है। अबे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो थेल्स ऑफ माइलेटस नाम का बंदा था। एनीवे तो अब तुमको इतिहास पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कहां से हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतिहास पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कहां से हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो थेल्स था आज से मतलब 2600 साल पहले। मॉडर्न जमाने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने भी, आज से कुछ 500-600 साल पहले। तो गिलबर्ट का नाम भी हमें याद रखना चाहिए। 500-600 साल पहले इसने भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये मॉडर्न जमाना है बेसिकली। गिलबर्ट के अलावा एक मेन नाम याद रखना है आपको, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वो आदमी है जिसका फोटो डॉलर पे बना हुआ है, अगर आप अमेरिकन डॉलर देखेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का उस पर फोटो है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका भी है, एंड ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑल्सो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ग्रेट साइंटिस्ट भी था और अमेरिका का फाउंडिंग फादर भी था, ठीक है, अ वेरी ग्रेट गाय। अरे ये वही हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन वही हैं कि जिन्होंने वो सब एक्सपेरिमेंट्स फेमस किए। कौन से वाले? वो नहीं दिखाते हैं, वो कार्टून वार्टून में दिखाते हैं कि एक चूहा है, भाग रहा है सर्कल में, फिर बिजली बन रही है। वो देखा है, वो सब झूले टाइप की चीज में चूहा भागता है। हालांकि वो चूहा नहीं होता है, वो फॉरेन कंट्री का चूहा वो अलग होता है, वो चूहा नहीं होता है, वो गिनी पिग होता है। गिनी पिग, छोटा सा, इतना सा रहता है, गिनी पिग। उसे गिनी पिग कहते हैं, गिनी पिग। उसे बिजली बनाने के काम आता है। तो ये इन्होंने काफी सारा कुछ ट्राई किया था। पुराने जमाने में जब जानवरों को इतना प्यार नहीं देते थे, तो छोटा छोटा सा लगा के शौक भी देते थे चूहे हुए को।
बट एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। पुराने जमाने में लोगों ने बहुत जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अब धीरे धीरे वो बंद होते जा रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी ये नाम याद रखने लायक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एलेक्जेंड्रो वोल्टा, वोल्ट वाले, फिर एम्पियर करंट वाले, गैल्वानी वो गैल्वानोमीटर, एमीटर, ये सब वो वाले गैल्वानी। ऐसे बहुत सारे लोग आए बाद में, काफी सारे। गाउस, GAUSS, इसको लोग गॉस बोलते हैं बट इट्स गाउस। सो गाउस आए, वेरी ग्रेट पर्सन। ये इनका आएगा आगे चैप्टर में, इनके बारे में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाउस आए, माइकल फैराडे बहुत ही फेमस इंसान। देन देयर वर मैक्सवेल एंड ऑल, बट ये लोग ज्यादातर ना एडवांस लेवल पे हैं। हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनके बारे में नहीं पढ़ना है फिलहाल, ये सब इनके नाम एक्चुअल में आगे जाके आएंगे। तो ये सब मॉडर्न जमाने में कुछ ऐसा हुआ। तो ये तो मैंने जो आपको बताया कि किसने दुनिया में सबसे पहले रगड़ा, थिल्स ऑफ माइलेटस। ये था आपका ग्लास रॉड एंड सिल्क विल, मतलब ग्लास रॉड सिल्क तो हम रगड़ रहे हैं, उसने कुछ एम्बर रेजिनस सब्सटेंसेस कुछ यूज किया था, व्हाटएवर। तो रगड़ने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, रगड़ने से चार्जेस बनते हैं, ये बात समझ में आ गई? हाँ कहना। अब दूसरा देखो, ये तो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या था? अब दूसरा देखो, इधर देखो ध्यान से। ग्लास रॉड मैं लेके गया एक बॉल के पास, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। एक मेटालिक बॉल है, एक स्टैंड पे खड़ा है मेटालिक बॉल। इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, प्लस को देख के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो फिर इधर प्लस चार्ज हो जाएगा ना यार, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना, इसमें तो कोई, इसको तो रगड़ा नहीं गया ना, इसमें तो चार्ज बनाए नहीं गए ना, इसके चार्ज कहीं छोड़ के नहीं गए ना। अरे ये बंदे को तो रगड़ा गया किसी चीज से, इसको तो किसी चीज से टकराया, रगड़ा, रब किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको चले गए, ये बेचारा अकेला हो गया, प्लस 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 हो गया, लोनली, सब प्लस 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 प्लस। हाँ क्या ना? लेकिन ये बंदे में तो न्यूट्रल था ना ये तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आए तो इसका प्लस पीछे छूटेगा ना। हाँ, लेकिन अभी ये चार्ज हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रखा है तो ये ऐसा है, इसको दूर ले गए फिर से मिक्स हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। पॉज कर दीजिए। ग्लास रॉड को अब अगर मैं बेसिकली लेके आऊं दो स्फीयर्स के साथ पास में, जो दो स्फीयर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे भी बना दे रहा हूं कि दो स्फीयर्स हैं, एक दूसरे को बिल्कुल टच है, ठीक है? तो अभी ध्यान से देखिएगा, आप दो स्फीयर्स हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे को टच है। ये तो बराबर टच नहीं बना है, थोड़ा सा और टच करके दिखा देता हूं, शायद अब बराबर है, या राइट। तो दो स्फीयर जब मैंने टच कर दिए हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो है उनका स्टैंड है बेसिकली, तो स्टैंड मैंने बना दिया। अब जब ये टच है तो अब होगा क्या कि जो हमारी ग्लास रॉड है बेसिकली उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जिसको देख के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है प्लस 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 ऐसे करके छूट जाएगा। अब इस रॉड को कहीं हटाना नहीं है, बिकॉज इस रॉड की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली इसको अट्रैक्ट होके इस तरफ आए हैं, जमा हुए हैं। इस रॉड को उधर ही बनाए रखना है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक दरार डाल देना है। दरार इन द सेंस, अरे दोनों को सेपरेट कर देना है, दोनों को एक दूसरे से हल्का सा दूर कर देना है। समझिए इस बात को, हल्का सा दूर कर देना है। तो ऐसा दूर कर देने से अब क्या होगा, आप खुद ही इमेजिन कीजिए। होगा ये कि बेसिकली इस पे जो माइनस था वो रह जाएगा ऐसी कैसी पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होके, और उस पे जो प्लस था वो ऐसी कैसी पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होकर रह जाएगा। तो ये हो गया माइनस चार्ज, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये नेगेटिवली, ये पॉजिटिवली। तो इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि इसमें इंडक्शन किया है ना। अरे हमने इसे कैसे चार्ज किया था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग, रब करके चार्ज किया था रॉड को। लेकिन इन्हें रब किया क्या? नहीं किया। अरे ग्लास रॉड नजदीक लाने से पहले, ग्लास रॉड जब नहीं थी ग्लास रॉड, तब ये दोनों स्फीयर्स न्यूट्रल थे,
दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, लेकिन बेसिकली कहने का ये मतलब है कि कुछ भी यानी कि इन पे चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल थे जब चिपके हुए थे तो भी। लेकिन जैसी रॉड इनके पास लाई गई तो पहला स्टेज ये है कि न्यूट्रल है, फिर दूसरा स्टेज ये है कि इस पे जो है चार्ज आ गया इसको देख के, है ना। और उसके बाद में इसके प्रेजेंस में ही, इसको बनाए रख के ही बेसिकली हमने इनके अंदर दूरी जो है क्रिएट कर दी है। हमने क्या किया है, दूरी क्रिएट कर दी है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। तो जब आप दूरी क्रिएट कर देंगे इनके बीच में, तो जो चार्ज जहां था उसके ऊपर ही जाके वो फैल जाएगा। तो बेसिकली माइनस चार्ज था, वो माइनस चार्ज इसमें पूरे में फैल जाएगा, और जो प्लस चार्ज था वो इसमें पूरे में फैल जाएगा। तो दोनों चार्ज हो गए। इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमको और बातें भी जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जिंदगी में कहाँ कहाँ हमारे एक्चुअली काम आता है। सो लिसन वेरी 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 केयरफुली। ये देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कती है बराबर, जब वो धरती पे गिर रही है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो यू आर ड्राइविंग, आप गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आपने देखा कहीं दूर बहुत ही घनघोर काली घटा छाई हुई है, पूरे एकदम काले काले बादल हैं, और फिर आपके सामने अचानक में बिजली जो है गिरी, कहीं तो गिरी। तो आपको मालूम है कि मैं तो उसी तरफ जा रहा हूं, या फिर बादल मेरे करीब आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको गाड़ी से उतर के फौरन किसी सेफ जगह पे भाग जाना चाहिए जब बिजली गिर रही है, या किसी खुले मैदान में भाग जाना चाहिए, या पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाना चाहिए, या फिर गाड़ी के अंदर बैठ रहना चाहिए? पेड़ के नीचे चले जाना चाहिए, आपका कहना है? नहीं जाना चाहिए पेड़ के नीचे। कहां जाना चाहिए? किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए, किसी सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। और गाड़ी में बैठ रहना चाहिए, वो नहीं बोल रहे, गाड़ी में बैठ रहना चाहिए। मतलब चारों ऑप्शंस आप लोगों ने बोल दिए। हाँ, ओके, लिसन लिसन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि किसी सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। कौन सी सेफ जगह? किसी बिल्डिंग में गए, बिल्डिंग पे बिजली गिरी, उसके 2-3 फ्लोर्स टूट गए, आपके ऊपर गिर जाएंगे, आप भी इसमें दबके मर जाओगे। कौन सी सेफ जगह? लिसन, बिल्डिंग सेफ जगह तो नहीं है। क्यों? सुनो, अर्थ का पोटेंशियल है 0, ग्राउंड पोटेंशियल, और बादल का पोटेंशियल बहुत हाई है। अर्थ का पोटेंशियल है बादल का पोटेंशियल से बहुत ही कम। अरे अर्थ का पोटेंशियल 0, बादल का पोटेंशियल बहुत ज्यादा। अरे तो लिसन, डिस्चार्ज होने के लिए, चार्जेस को यहां से वहां गिराने के लिए, मान लो कि बिजली जगह ढूंढ रही है, धरती ढूंढ रही है, और बिल्डिंग बना के आपने धरती को बादल के और करीब ले गए। अरे जो धरती है, उठी हुई धरती का नाम ही तो बिल्डिंग है ना। अरे बिल्डिंग बनी तो सेम मटेरियल से है ना। तो बेसिकली आप क्या कर दिया आपने, कि आपने बिल्डिंग बादलों के और करीब ले गए, तो बिल्डिंग पे तो पहले बिजली गिरेगी। अब आप बोलेंगे सर मैं खुले मैदान में चले जाता हूं। अरे खुले मैदान में आपके मुकाबले बाकी का पूरा मैदान नीचे है, आप मैदान से जुड़े हो और आप खड़े हो उस पे, तो आपको बिजली पहले ढूंढेगी, तो आप पे पहले गिरेगी। तो खुले मैदान में खड़े रहना भी डेंजरस है, और पेड़ के नीचे खड़े रहना तो और भी डेंजरस है, क्योंकि पेड़ तो और ऊपर तक है, तो बिजली उस पर और पहले गिरेगी, और फिर पेड़ पे गिरी तो आप उसके नीचे दब के मर जाओगे। पेड़ को हल्का मत समझना। हाथी जैसा जानवर भी पेड़ को जब उठाता है तो उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है, ताकत लगती है। पेड़ इज वेरी वेरी हैवी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वो गिर गया तो बच नहीं पाओगे आप। तो गाड़ी में बैठे रहना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अब आप बोलेंगे सर गाड़ी में बैठे रहेंगे तो क्या होगा? फिर गाड़ी को नॉर्मली तो कुछ नहीं होता है, थोड़े से उसके टायर वायर्स थोड़े से मेल्ट हो जाते हैं हल्के फुल्के, बाकी अंदर का बंदा सेफ रहता है। अगर आपकी गाड़ी पूरा कांच लगा हुआ है, गाड़ी का पूरा कांच लगा हुआ है, और गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, और बिजली अगर गाड़ी पे गिरी, तो गाड़ी जो है उसके बाहर से, वो मेटालिक पार्ट से बिजली निकल जाती है और ग्राउंड में फ्लो हो जाती है, अंदर के बंदे को कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप ये मत सोचना कि सर तो क्या है, मैं बिजली का मजा लेने के लिए, लुत्फ लेने के लिए मैं क्या करूंगा कि कांच नीचे कर दूंगा, हाथ बाहर निकालूंगा, बाहर ऐसा चल के गाड़ी ड्राइविंग करूंगा। तो आपको क्या है कि बिजली परमात्मा के पास भेज देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिसन वेरी वेरी केयरफुली।
बिजली जो है जब गिरती हो तो गाड़ी के कांच वांच बंद करके, गाड़ी को पूरा क्लोज करके आप उसके अंदर ही बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और बहुत लोग बचे हैं, बहुत लोग बचे हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बहुत लोग बचे हैं इससे। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। यह बात हमें आज से 150 साल पहले माइकल फैराडे ने बताई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स नहीं भेद सकती कंडक्टर को, कंडक्टर के थ्रू नहीं जा सकती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। सो गाड़ी एक कंडक्टर है। अच्छा, इस कंडक्टर को हमने नाम दे दिया है, मतलब कंडक्टर के अंदर कोई बंदा बैठा है तो उस कंडक्टर का हमने एक नाम रख दिया है कंडक्टर। कंडक्टर मींस जो बिजली को फ्लो होना अलाउ करता है। अरे जैसे कि एक मेटल रॉड, अरे कोई भी मेटालिक चीज, कोई भी मेटल की चीज, उसमें से बिजली जा सकती है ना, चल सकती है ना, लेकिन उसके पार नहीं जा सकती है। उसमें से बिजली फ्लो हो सकती है, उसके पार नहीं जा सकती है। तो उस कंडक्टर के अंदर अगर आप छुप जाओ, बैठ जाओ, आपका बिजली कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लिसन लिसन, सुनिए सुनिए सुनिए। आप लोग मेटल से बना हुआ, चाहे कॉपर हो चाहे कोई भी मेटल हो, उससे बना हुआ अगर आपने ऐसे कैप्सूल बना दिया और उस कैप्सूल के अंदर जाके आप बैठ गए और बिजली आपके ऊपर गिर रही है, आपको कुछ नहीं होगा। ये बात हमें फैराडे ने सिखाई है आज से 150 साल पहले, और इसे हम कहते हैं फैराडेज केज। फैराडेज केज, फैराडे का पिंजरा। अब बोलेंगे सर ये पिंजरा किधर है? ये तो पिंजरे जैसा नहीं है। गाड़ी कौन सी पिंजरे जैसी? पिंजरा तो मतलब ऐसा रहता है ना कि उसमें ऐसा सलिया रहती है, सलाखें रहती हैं। पिंजरा पिंजरा वैसा होता है ना। लेसन सुनो, ये मान लो कि बंद पिंजरा है, ये मान लो कि बंद पिंजरा है। खुले पिंजरे वाला भी आप काम कर सकते हैं, खुले पिंजरे वाला भी आप कुछ कर सकते हैं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, खुले पिंजरे में भी आप कुछ कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एमआईटी के एक प्रोफेसर है, एमआईटी आपको पता होगा। तो एमआईटी जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत ही मतलब यानी कि फेमस इंजीनियरिंग एंड पॉपुलर इंजीनियरिंग कॉलेज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, यूएसए में है। और एमआईटी जैसे ही हमारे इंडिया में आईआईटीज हैं, आईआईटीज। तो बेसिकली जो एमआईटी है वहां के एक प्रोफेसर हैं वॉल्टर ल्यूइन, हैं अभी भी वॉल्टर ल्यूइन। तो वॉल्टर ल्यूइन ने एक एक्सपेरिमेंट क्लास में करके दिखाया, एक एक्सपेरिमेंट क्लास में करके दिखाया। उन्होंने क्या किया मालूम है? पिंजरा लेके आए, एक पिंजरा। अरे जैसे आप लोग पोपट को बंद रखने के लिए, तोते को बंद रखने के लिए एक पिंजरा रखते हो, वो पिंजरा, बड़ा वाला पिंजरा वो लेके आए। रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स ना, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स जो अपने फोन में से निकलती हैं, एफएम में आती हैं, एफएम में निकलती हैं। अरे अपने पास रेडियो रहता ना, ट्रांजिस्टर था बड़ा रेडियो। रेडियो पुराने जमाने में होता था भाई। जो नए नए बच्चे हैं, तुम लोग को तो खाली मोबाइल के अंदर का रेडियो मालूम है, लेकिन रेडियो इतना बड़ा बड़ा आता था पहले, बचपन में सुनते थे उस पर क्रिकेट की कमेंट्री हम लोग। सो लिसन वेरी केयरफुली। जो रेडियो है, उन्होंने क्या किया, रेडियो लिया। जो रेडियो वेव्स होती है ना, उनका वेवलेंथ काफी बड़ा होता है, उनका साइज काफी बड़ा होता है। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ, उनका साइज काफी बड़ा होता है। वो इस पिंजरे को पार नहीं कर सकती हैं, वो इस पिंजरे को पार नहीं कर सकती हैं। ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम के अंदर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। पिंजरा खुला हुआ है, खुला हुआ इन द सेंस पिंजरे की जो सलिया है, सलिया, उसके बीच में गैप है ना। उन्होंने क्या करके दिखाया सुनो। उन्होंने रेडियो लिया, रेडियो ऑन किया, रेडियो ऑन करके उन्होंने दिखाया, उसमें गाना बज रहा था, तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा। सो लिसन, मतलब इसी का इंग्लिश वर्जन बज रहा था अमेरिका में। सो लिसन, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो उन्होंने रेडियो लिया और रेडियो बजाया सबके क्लास के सामने। और उन्होंने बोला देखो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, खाली वो लेके गए रेडियो ऐसे चला के, और लेके गए और पिंजरे के अंदर जैसे घुसे रेडियो बंद, रेडियो में से आवाज चली गई। रेडियो बाहर निकाला पिंजरे से तो आवाज आ रही है, पिंजरे के अंदर लेके बंद। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स फैराडेज केज को भेद नहीं सकती, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। आपको प्रॉपर साइज का पिंजरा बनाना पड़ेगा, प्रॉपर साइज का पिंजरा बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिए,
इसके पीछे पूरी कहानी है, इसके पीछे पूरा अलग थियरी है कि कैसा क्या साइज का पिंजरा होना चाहिए, कौन सी वेवलेंथ है, कौन सी वेवलेंथ घुस पाएंगी, कौन सी नहीं घुस पाएंगी। ऐसा नहीं कि सारी की वेवलेंथ सारी वेवलेंथ नहीं घुस पाएंगी, घुस जाती हैं। अरे लाइट की वेवलेंथ कितनी छोटी है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इस पिंजरे में आराम से घुस सकती है। अरे घुस सकती है तभी तो वो बंदा दिख रहा है मुझे लाइट पिंजरे के अंदर, तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो घुस रही है ना। तो कुछ साइज की वेव्स कुछ तरीके के पिंजरे में घुस सकती हैं, कुछ तरीके के पिंजरे में नहीं घुस सकती हैं। उसका कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, और उसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं। बट ऐसा अगर पिंजरा बनाया फैराडेज केज तो आप काफी सारी वेव्स को घुसने से रोक सकते हैं। अरे ये बात आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है, आपको बस खाली याद नहीं है। अकल के पुतलो याद करो, मोबाइल फोन पे बात करते करते जब आप लिफ्ट में घुस जाते हो तो लिफ्ट में कभी कभार फोन कट जाता है, फोन कट जाता है क्योंकि आपकी जो लिफ्ट है वो भी मेटालिक है, वो भी फैराडेज केज है, उसमें वेव्स नहीं पहुंच सकती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ क्या ना? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसके पीछे की थियरी आपको पहले समझना होगी, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होंगे। वरना तो ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आपने मोबाइल फोन लिया, कुकर के अंदर डाला, कुकर को बंद कर दिया और बाहर से फोन लगाया तो कुकर में फोन नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगता है। 10 में से 5 या 6 बार लग जाता है, 4 बार नहीं लगता है, नेटवर्क 0 दिखाता है। इसके पीछे भी बहुत लंबी थियरी है, वो भी हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो सब बीएससी में मैं पढ़ाता हूं। बीएससी के बच्चों को उसकी पूरी थियरी पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो उसके कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करना होगा, तब जाके सक्सेसफुल होगा। अच्छा लिसन, एक बहुत ही प्यारी मूवी आई थी, एक बहुत ही प्यारी मूवी आई थी 2013 में, 2013 के आसपास आई थी, 12 या 13 की में आई थी, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वो मूवी थी, तमिल मूवी थी, तमिल मूवी। लिसन लिसन वेरी केयरफुली, तमिल मूवी थी, उसका नाम था विश्वरूपम। वो जो मूवी थी विश्वरूपम, उसको मतलब उसका तेलुगु में जब नाम रखा गया तो विश्वरूपम था, तमिल का नाम मुझे एक्जैक्टली पता नहीं। हिंदी में भी उसे डब किया गया था और हिंदी में उसका नाम था विश्वरूप। आप सर्च करेंगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी विश्वरूप। तो विश्वरूप जो मूवी थी उसमें हमारे बहुत ही ग्रेट एक्टर थे कमल हसन। कमल हसन इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड फाइन एक्टर्स। अपने इंडिया में जो ये कुछ एक्टर्स हैं ना, दे आर वेरी फाइन। जैसे आप लोग ने, आपको पता ही होगा, इरफान खान, नवाजुद्दीन, फिर पंकज त्रिपाठी, these are great actors. Manoj Bajpayee, then K.K. Menon, then there is you can say Amir Khan is also a very fine actor. Kamal Hassan is a very fine actor. These two guys, Amir Khan and Kamal Hassan, are called as Tom Hanks of India. Tom Hanks is a very very fine actor in Hollywood. Anyway. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी and all. There are many great actors. Rajkumar Rao, very great actors. Anyway. सो कमल हसन ने एक मूवी बनाई थी विश्वरूप। उसमें कमल हसन जो थे वो रॉ एजेंट बने थे, रॉ एजेंट। अपने इंडिया का जो रॉ है एक बहुत ही फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वो डायरेक्टली पीएम के अंडर में आता है। रॉ की जवाबदेही नहीं है किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि बाकी लोग हैं जैसे सीबीआई एंड ऑल, इनको पार्लियामेंट को जवाब देना होता है कोई भी एक्शन अगर लिया तो पार्लियामेंट को, बट इनकी रॉ की जवाबदेही नहीं है। रॉ एकदम फ्री है काम करने के लिए। तो इसलिए रॉ मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा काम करता है। जो भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन पे नजर बनाए रखता है रॉ। इट्स अ वेरी वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी वेरी फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लिसन, जो रॉ के एजेंट रहते हैं कमल हसन, रॉ के एजेंट रहते हैं कमल हसन। उस मूवी में बताया है कि कमल हसन रॉ के एजेंट रहते हैं। अब होता यह है कि किसी आतंकवादी ने, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बॉम्ब फिट कर दिया रहता है किसी जगह पे, और उसको वो ब्लास्ट करने वाले होते हैं रिमोट कंट्रोल की मदद से। रिमोट कंट्रोल की मदद से उसको ब्लास्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तब जब भीड़ ज्यादा हो, क्योंकि आतंकवादियों का काम क्या होता है, दहशत फैलाना। और दहशत कब फैलेगी, जब ज्यादा लोग मरेंगे। ज्यादा लोग कब मरेंगे, जब भीड़ जमा होगी। तो उन्होंने वो टाइम डिसाइड किया था कि इस टाइम पे भीड़ ज्यादा आती है, अपन तब जाके बटन दबाएंगे रिमोट कंट्रोल का।
कमल हसन रिमोट कंट्रोल ढूंढते हैं, उन्हें मिलता नहीं है, आखिर तक भी नहीं मिलता है मूवी के, लेकिन उन्हें वो बॉम्ब मिल जाता है कि बॉम्ब कहां रखा है। लेकिन बॉम्ब को रोकना है, बॉम्ब तो चलाने वाला आतंकवादी है, उसके पास रिमोट है, बॉम्ब ना फटे ऐसा क्या किया जाए। तो कमल हसन को याद आता है कि उन्होंने फिजिक्स लेक्चर अटेंड किया था मेरा सुबह सुबह, उन्होंने फैराडे स्केच पढ़ा था जैसे आप पढ़ रहे हो। तो बेसिकली कमल हसन को पूरा फिजिक्स याद आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आ जाता है, फैराडे स्केच याद आ जाता है। वो आसपास में ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए मेटालिक, तो उन्हें कहीं पड़ा हुआ एक टीवी मिलता है पुराना सा, वो डब्बे वाला टीवी याद है, डब्बे वाला टीवी जिसको हम मार मार के चलाते थे कितनी बार, डब्बे वाला टीवी बड़ा सा जिसमें से कैथोड रे ट्यूब निकलती थी पीछे इतनी बड़ी सी। तो वो जो डब्बे वाला टीवी है उसका वो ऊपर का जो खोखा है, ऊपर का जो मेन टिन का बना हुआ, उसे वो लेते हैं और बॉम्ब के ऊपर रख देते हैं। अब बॉम्ब छुप गया फैराडे केज में। अब यहां से अगर आप रिमोट कंट्रोल दबाओगे भी तो उसमें से जो इंफ्रारेड रेज निकलेंगी, इंफ्रारेड, वो पहुंच नहीं पाएंगी कंडक्टर को, भेद नहीं पाएंगी। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि पार नहीं हो सकती कंडक्टर से। तो यहां पे आतंकवादी दबाता रह जाता है रिमोट कंट्रोल, लेकिन वहां पे बॉम्ब फटता नहीं। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लाखों लोगों की जान बचा लेता है। साउथ मूवीज देखिए, साउथ इंडियन मूवीज, सम ऑफ द मूवीज आर वेरी वेरी फाइन मूवीज, वेरी ग्रेट मूवीज। विश्वरूप इज वन ऑफ देम। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जान बचानी है, बिजली से बचना है, बॉम्ब से बचना है। फैराडेज केज का भी कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, हमें समझना होगा अच्छी तरीके से। अरे भाई सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं समझ पा रहे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। लिसन, एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बताता हूं और उसको आप पूरा सीरियसली मान के चलिए, ऐसा हो भी सकता है। मान लो कि मैं कल को जाके बहुत बड़ा कहीं हीरो बन गया, मैंने एक पिक्चर बनाई जो कि बिल्कुल पॉपुलर हो गई वर्ल्ड वाइड, अब मुझे ऑस्कर देने के लिए बुलाया गया, तो मैं उतरा अपनी जगुआर से और फिर रोल्स रॉयस से, छोटी मोटी गाड़ी की लो, और वैसे जगुआर तो बहुत ग्रेट गाड़ी है बट रोल्स रॉयस थोड़े और ज्यादा रॉयल है। तो वैसे जगुआर इज इंडियन ना बाय द वे, जगुआर फोर्ड से हमारे रतन टाटा जी ने खरीद ली है, उसको एक्वायर कर लिया है। जगुआर इज अ वेरी फैंटास्टिक कार, वेरी फैंटास्टिक कार। बट रोल्स रॉयस थोड़ा सा पुरानी ज्यादा है तो इसीलिए ठीक है। तो रोल्स रॉयस से मैं उतरा और रेड कारपेट पे चल रहा हूं, रेड कारपेट पे गुची एंड प्राडा के जूते पहन के। सो लिसन, मैं चल रहा हूं और चलते चलते रेड कारपेट से मैं गया ऑस्कर लेने। ऑस्कर है मेटालिक। मैंने जैसे ऑस्कर छुआ मुझे शॉक लग गया। रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि जब मैं चला फर्श पर, रेड कारपेट पे चला, तो मेरे जूते घिसे, उससे मेरी बॉडी चार्ज हो गई। और जैसे मैंने ऑस्कर को ऐसा हाथ लगाया और मेटालिक पार्ट को, यहां से वहां चार्जेस फ्लो हुए एंड आई गॉट अ शॉक। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, बाय द वे, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। एंड द अदर पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑस्कर, अगर जो दूसरा होल्ड कर रहा है अगर वो स्टैंड से होल्ड ना करे तो ऐसा बहुत इजीली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, हम दोनों की बॉडी कनेक्ट होगी इस मेटल से, तो चार्जेस यहां से वहां फ्लो होना बहुत ज्यादा और भी आसान हो गया। दोनों को शॉक लग सकता है, दोनों को। बट इतना शॉक नहीं होगा, फेटल शॉक नहीं होगा कि आदमी मर जाए, फेटल शॉक नहीं होगा, खाली उसको झटका लगेगा एक, वैसा होगा। एनीवे, अरे शॉक वॉक का आप लोग ने बहुत सारी चीजों में देखा है भाई। ये जो लिसन, घर का जो लाइटर रहता है, लाइटर, घर के लाइटर में भी शॉक पैदा कर सकते हो आप, और करते हो। लाइटर क्या, लाइटर वाला मेरा वीडियो देख लेना, शॉर्ट्स में बनाया है मैंने वीडियो। वो लाइटर जो रहता है ना, उसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो इफेक्ट है ना, दो तार के बीच में बिजली पैदा करता है, बिजली दो तार के बीच में, वो बिजली जो रहती है वही अपने को शॉक लगती है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सबकी खोपड़ी में बातें घुस रही हैं कि नहीं घुस रही हैं? सो वहां पे भी बिजली बनती है, स्पार्क गैप क्रिएट होता है, स्पार्क्स क्रिएट होते हैं गैप में। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दुनिया में हर जगह है, हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई होप कि सारी बातें आप सभी के भेजे में पूरी तरीके से घुस चुकी हैं। तो आइए इस चैप्टर की एक्चुअल शुरुआत करते हैं। ये तो थी कहानी, ये तो था इंट्रोडक्शन। बढ़ते हैं आगे।